मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 4th का है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपन पढ़ रहे हैं उसी का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक solubility, melting point and boiling point and acidity। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने हैं उनके भौतिक गुणों को अपन डिस्कस करेंगे। भौतिक गुणों में विलेयता, उसका गलनांक एवं क्वथनांक और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। इस लेक्चर में जो मैं डिस्कस करूंगा उसका पीडीएफ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आपको पढ़ने के लिए सुविधा रहेगी और जो सुनना हो तो आप वीडियो सुन सकते हैं। दोनों सुविधाएं आपके पास उपलब्ध रहेंगी। अब अपन शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले अपन लेंगे सॉल्युबिलिटी। विलेयता या सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्या है? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अणु भार बहुत अधिक होते हैं वो जल में अविलेय है। कम अणु भार वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, करीब 5 कार्बन परमाणु वाले जो अम्ल हैं वो जल में विलेय है। इसका क्या कारण है? छोटे या कम अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और जिस समय हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही, डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, इस तरह से व्यवहार करता है कि एक अणु का हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि जल का हाइड्रोजन दूसरे अणु के साथ, कार्बोक्सिलिक अणु के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण जो छोटे कार्बन परमाणु के या छोटे या कम अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अम्ल जल में विलय हो जाते हैं। 5 से अधिक कार्बन परमाणु होने पर विलेयता कम होने लग जाती है। उसका कारण यह है कि हाइड्रोजन बंध जो बनाने की प्रवृत्ति है, जो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी क्षमता है, वो कम होने लगती है। यह आपसे पूछा जाता है कम कार्बन परमाणु या कम अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय है, जबकि अधिक अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अविलेय रहते हैं। क्यों? तो उसका कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। अब आपको लैब में कई बार कंपाउंड दे देते हैं, अधिक कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल मिश्रण में दे देते हैं, तो उसे कैसे पृथक करोगे? वो तो विलय नहीं है। तो जो अधिक कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उन्हें अविलेय से विलयशील बनाने के लिए, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बनाने के लिए अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaHCO3 जल के साथ उसके साथ क्रिया करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये जो हाइड्रोजन परमाणु है अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ, ये वाला, ये हाइड्रोजन परमाणु अलग हो जाता है और इसकी जगह जुड़ जाता है सोडियम Na। ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, कंपाउंड बनेगा सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट। तो ये सोडियम लवण बनते ही इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में आयनिक कैरेक्टर आ गए, आयनिक गुण आ गए, जिसके कारण हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं
वो भी सोल्यूबल हो गए। अब जब इस मिश्रण को प्रोटीनीकृत किया जाता है, प्रोटीनेशन किया जाता है, मतलब इसमें HCl डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है, तो अम्ल डालने से विलयन में हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, तो NaCl के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बाहर कर देगा NaCl। हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा? वापस अपनी जगह पे ऑक्सीजन के साथ, तो आपको इनसोल्यूबल अम्ल के रूप में वापस प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो आपकी विलेयता की रिएक्शन है कि विलेयता का जो गुण है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, उसको अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगला गुण अपन डिस्कस करते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। तो जो गलनांक है इसके, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो डाइमर के रूप में रहता है, द्विमर के रूप में। द्विमर का क्या मतलब हुआ कि ये एक अणु है RC डबल बॉन्ड OH, और ये दूसरा अणु है RCOOH। तो एक अणु का डबल बॉन्ड वाला कार्बोनाइल समूह वाला ऑक्सीजन दूसरे अणु के हाइड्रोक्सिल समूह वाले हाइड्रोजन के साथ, ये डॉटेड लाइन से अपन ने शो किया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, जिसके कारण दो अणु आपस में जुड़ गए, और इस दो अणु के रूप में जो आपस में जुड़े हुए हैं उसे अपन क्या कहते हैं? डाइमर या द्विमर। अब गलनांक और क्वथनांक की अपन बात करें तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल है, जैसे इतनी ही अणुभार का एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, यदि उनसे अपन एसिड अम्लों के गलनांक और क्वथनांक की बात करें, कंपेयर करें, तुलना करें, तो अपन देखेंगे अम्लों के गलनांक क्वथनांक अधिक है, और उस अधिक होने का कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अम्ल के चाहे ठोस अवस्था हो, चाहे द्रव अवस्था हो, चाहे गैस अवस्था हो, अम्ल के द्विमर के रूप में रहने के कारण इनका गलनांक क्वथनांक काफी बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी होगी इन दो अणुओं को आपस से दूर करने में। जब ये दूर होंगे तभी ठोस द्रव में कन्वर्ट होगा और द्रव गैस में। ये जो अतिरिक्त ऊर्जा देनी है, यही अतिरिक्त ऊर्जा है जिसके कारण गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन इसके अंदर कि किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में उसके समान अणुभार वाले एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्कीनों की तुलना में अम्लों का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, उच्च होता है, क्यों? तो उसका आपको रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड देना है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो एसिड है वो डाइमर पोजीशन में, द्विमर अवस्था में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। इसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं। पहली चीज है कि अम्लता होती क्या है, एसिडिटी किसे कहते हैं? तो कोई भी कंपाउंड हो, वो विलायक में, विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने देता है, वो उसकी अम्लता निर्धारित करती है। अपन कार्बनिक अम्लों की तुलना अकार्बनिक अम्लों से करें तो अपन देखेंगे कि अकार्बनिक अम्ल आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए बड़ी तीव्रता से हाइड्रोजन आयनों को पानी में या विलायक में रिलीज कर देते हैं, दे देते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपन बात करें, कार्बोनिक अम्लों की बात करें, तो उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन आयन विलयन में नहीं आते, इसलिए इनकी अम्लता
अकार्बनिक अम्लों की अम्लता की तुलना में कम होती है। पहली चीज तो ये है। अब अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब जो आपसे क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक अम्लों में पूछा जाता है वो अल्कोहल से इसकी अम्लता को कंपेयर किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि अल्कोहलों की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं जबकि दोनों में OH समूह उपस्थित है। Both alcohol and acids have OH group, still acids are more acidic as compared to alcohol. Why? क्यों होता है ऐसा? तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो आप संरचना बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? COOH। और अल्कोहलों में बनाते हैं CH3OH। तो क्या फर्क है दोनों में? आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक समूह का OH है, ये वाला, वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जिसके साथ कार्बोनाइल समूह है। और जबकि आप अल्कोहल में देखेंगे तो स्ट्रक्चर मिलेगी CH ये जुड़ा हुआ है COH या ये डायरेक्टली OH। तो स्थिति क्या बनी कि OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है अल्कोहल में जो sp3 संकरित अवस्था में है। अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। जबकि कार्बोनाइल समूह में OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 संकरित अवस्था में है। जो कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है उसमें OH समूह का हाइड्रोजन हटने के बाद ऑक्सीजन पे आया हुआ ऋण आवेश रेजोनेंस शो कर सकता है, अनुनाद कर सकता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा संभव नहीं है। और अनुनाद करने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एनायन बना, कार्बोक्सिलेट एनायन बना, वो अधिक स्थायी होगा यदि उसकी तुलना की जाए अल्कोहल के बनने वाले एनायन से। एसिडिटी क्या है कि जितनी देर तक कोई कंपाउंड हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में दे सकता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है। अल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन या प्रोटॉन विलयन में अधिक देर रह सकता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लता प्रदर्शित करता है अल्कोहल की तुलना में। अब इस अम्लता में अपन बात करें तो अम्लता बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। कंपैरिजन में करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग स्थिति बनेगी। ये कार्बन परमाणु C डबल बॉन्ड OOH ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसे अपन कहते हैं अल्फा कार्बन एटम। और इस अल्फा कार्बन एटम के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब जो कार्बोनाइल समूह उपस्थित है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, उस ये कार्बोनाइल समूह के कारण ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये रिएक्टिव हो जाता है और क्रियाशील होने के कारण रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे एटम से। ये जैसे अपन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया X से। अब जब एसिड होगा तो ये हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। और जब इस हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को अपन ने किसी भी X प्रतिस्थापी से, सब्स्टिट्यूएंट से अलग हटा दिया तो अपने पास जो एनायन बनेगा उसमें ये एनायन बनेगा O-।
अब परिस्थिति क्या है कि जो X अपन ने जोड़ा है, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह प्रतिस्थापी समूह जोड़ा है, उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी को बढ़ा दे या कम कर दे। कैसे कि यदि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, X जो जुड़ा है, समूह जो जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो X कार्बन और X के बीच के जो बंद इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण कार्बन के ऊपर अर्ध धन आवेश आ जाएगा। और ये अर्ध धन आवेशित कार्बन जो कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन है, जिसमें कार्बोनाइल समूह जुड़ा हुआ है, उसका बॉन्ड पेयर अपनी ओर खींचेगा। उसका फलस्वरूप क्या फर्क पड़ेगा कि जो कार्बोनाइल समूह है वो आंशिक रूप से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज का क्या फर्क पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है या प्रोटॉन जो उसने ऑक्सीजन ने विलेन में दिया है, उसको स्थायित्व मिलेगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और इसके स्टेबलाइज होने से जो प्रोटॉन सॉल्वेंट में गया है वो और ज्यादा देर तक सॉल्वेंट में रह सकता है। तो ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। X ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा कार्बन से, अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन ने क्रियात्मक समूह के कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, जिससे क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है उस पर कुछ धन आवेशित गुण आ गए और जो कार्बोक्सिलेट एनायन बना उसका स्थायित्व बढ़ गया। ये इसकी थ्योरी है। अब इसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है फ्लोरो एसिटिक एसिड, दूसरा है क्लोरो एसिटिक एसिड, तीसरा है ब्रोमो एसिटिक एसिड, चौथा है आयोडो एसिटिक एसिड और लास्ट में अपन ने लिखा है एसिटिक एसिड। आपसे पूछा जाता है कि इनको किस क्रम में आप लगाएंगे कि अम्लता बढ़ती, जो एनायन बना है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आए। कैसे बनाओगे? तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, आप देखें इसमें वैद्युत ऋणी तत्व। वैद्युत ऋणी तत्व क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म, वैद्युत ऋणी तत्व होता क्या है? सबसे पहली चीज तो कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी तत्व की प्रवृत्ति कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, इसको कहते हैं वैद्युत ऋणता। तो जिसकी वैद्युत ऋणता अधिक होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उनसे कम है। तो जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अधिकतम बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा, इन सब यौगिकों के कंपेयर करें तो। जितना अल्फा कार्बन परमाणु पर धन आवेश का प्रभाव बढ़ेगा, उतना ही बनने वाला कार्बोक्सिलेट एनायन अधिक स्थायी होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो फ्लोरोएसिटिक एसिड में बनेगा, उससे कम क्लोरो एसिटिक एसिड में बनेगा, उससे कम ब्रोमो में बनेगा, उससे कम आयोडो में बनेगा। और एसिटिक एसिड की अम्लता इन सब अम्लों में सबसे कम होगी। इसको अपन कैसे दर्शा सकते हैं? इसको दर्शाने का एक एरो बनाएंगे।
अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अम्लीय प्रवृत्ति इस क्रम में बढ़ेगी। एसिटिक एसिड जो है वो सबसे दुर्बल अम्ल होगा और फ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे प्रबल अम्ल होगा। इसको अपन कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन का साइन लगा दो। फ्लोरोएसिटिक एसिड is more acidic as compared to chloroacetic acid. Chloroacetic acid is more acidic as compared to bromoacetic acid. और इसी क्रम में ब्रोमोएसिटिक एसिड अधिक अम्लीय है आयोडोएसिटिक एसिड से, और एसिटिक अम्ल जो है उसका अम्लता सबसे कम है। ये एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। इसी क्रम में आपसे दूसरा एग्जाम्पल पूछा जाता है एसिटिक एसिड। अब आप देखें नंबर ऑफ जो ग्रुप है वो बढ़ रहे हैं। एसिटिक एसिड में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं। ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन एटम एक एक क्लोरीन से रिप्लेस होते जाए, प्रतिस्थापित होते जाए, तो ये बनेगा क्लोरोएसिटिक एसिड, ये बनेगा डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और ये बनेगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हटा है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम हटे हैं और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम बदले हैं। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये जो कार्बन परमाणु है, अल्फा कार्बन परमाणु, इससे पहले एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो इस वाले में 2 क्लोरीन एटम उसमें इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और इस ट्राइक्लोरो में 3 क्लोरीन एटम जुड़े हैं जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसमें डेल्टा प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन पे, इसमें डेल्टा प्लस 2 चार्ज आएगा और इसमें डेल्टा प्लस 3 चार्ज आएगा। तो आप देखें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में अल्फा कार्बन परमाणु पर अधिकतम धनावेश आ रहा है, जिसके कारण जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें कार्बोनाइल समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन का एक बंद इलेक्ट्रॉन ट्राइक्लोरो में ज्यादा से ज्यादा ताकत से, अधिकतम क्षमता से, अधिकतम पावर से, मैक्सिमम पावर से खिंचाव आएगा और उतना ही कार्बन के ऊपर स्थायित्व बढ़ेगा। प्लस आवेश आने से कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन किसका स्थायी होगा? ट्राइक्लोरो का। उससे कम होगा डाइक्लोरो का, उससे कम होगा मोनोक्लोरो का या क्लोरोएसिटिक एसिड का, और सबसे कम होगा एसिटिक एसिड का। तो इसको अपन कैसे दर्शा सकते हैं? यदि अपन टेंडेंसी दिखाएं तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह की संख्या बढ़ने के साथ ही अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, और ये प्रवृत्ति इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। एसिटिक एसिड, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्लोरोएसिटिक एसिड, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा डाइक्लोरो, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ट्राइक्लोरो। और इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि ये जो ग्रुप जुड़े हैं, प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हैं, उस समूह की स्थिति इस कार्बोनाइल वाले समूह, इस वाले कार्बोक्सिलिक समूह के इस कार्बन से बढ़ती जाए। पहले ये अल्फा कार्बन एटम था, उसके बाद ये बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन एटम रिलीज हुआ, उसके बाद में गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपकी सीरीज है। तो 3 कार्बन लिए हैं, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो अपने पास एक अम्ल है जिसमें अल्फा से क्लोरीन ने अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, दूसरा अम्ल है जिसमें बीटा को किया है, और तीसरे में गामा। इसको कुछ किताबों में आपको 1, 2, 3 भी मिलेगा। अल्फा वाला 1 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, बीटा वाला 2
क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, और 3 वाला तीसरे कार्बन एटम पे जो गामा कार्बन पे है उसे 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ये अपन नाम देते हैं। अब इनमें कंपैरिजन किया जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे दूर जाएंगे क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव का प्रभाव फर्स्ट वाले में रहेगा, उससे कम सेकंड में, उससे कम थर्ड में। तो जो आपका अम्ल प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? ये सबसे अधिक, ये इससे कम, और ये इससे कम। इसको कैसे शो करेंगे? इसको शो करने के लिए आप एरो उस पे मैंने लिख दिया आपके समझने के लिए, अल्फा कार्बन परमाणु से समूह की दूरी बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति घटती है, प्रेरण प्रभाव कम होता है और अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। तो प्रतिस्थापी समूह आप समझे, अल्फा कार्बन एटम के इस वाले एग्जाम्पल में अल्फा नहीं समझे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अल्फा से भी हट रहा है, बीटा से भी हट रहा है और गामा से भी हट रहा है। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको कैसे शो करेंगे? तो एरो ग्रेटर देन का अपन निशान लगा देंगे और एग्जाम में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 अम्ल आपके पास हैं, ये आपसे कंपेयर करवाया जाता है, ये पूछा जाता है कि बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिटी वाला है, ज्यादा एसिडिक है, क्यों? अधिक प्रबल अम्ल है, क्यों? दोनों का कंपैरिजन है, आपस में कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन आप क्या करेंगे? तो अपन ने sp2 और sp3 का अल्कोहल वाले में कंपैरिजन किया है। सेम लॉजिक यहां पर है कि बेंजोइक एसिड में जो कार्बन परमाणु जिससे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, उसका संकरण sp2 प्रकार का है, जबकि एसिटिक एसिड में यह कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां है वहां पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब इस यौगिक में बेंजोइक एसिड में जो बेंजोएट आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उसका नेगेटिव चार्ज ऋणावेश बेंजीन वलय के साथ अनुनाद प्रदर्शित करेगा। और कोई भी यौगिक जब अनुनाद प्रदर्शित करता है तो अधिक स्थायी मध्यवर्ती आयन इंटरमीडिएट को बनाता है, तो इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो अधिक स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। इसीलिए बेंजोइक एसिड ज्यादा अम्लता है उसकी एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। और एग्जांपल, बेंजोइक एसिड में एरोमेटिक एसिड की बात कर रहे हैं, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन नाइट्रो समूह से रिप्लेस हो गया। नाइट्रो समूह एक उदाहरण में ऑर्थो पोजीशन से हटा है, एक में पैरा पोजीशन से हटा है, एक में मेटा पोजीशन से हटा है, और चौथा एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको समझाना है, आपको बताना है कि इनमें सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड ऑर्थो का है। ऑर्थो बेंजोइक एसिड जो है वो अधिक स्थायी क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनने पे इस यौगिक में दो प्रकार के प्रभाव दिखेंगे। एक तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट, प्रबल प्रेरण प्रभाव, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ऑर्थो पोजीशन पे है तो इमीडिएटली कार्बोनाइल समूह वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें मिलेगा? ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड में। साथ ही sp2 हाइब्रिड स्टेट में है बेंजीन का कार्बन, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो बनेगा उसका ऋण आयन इसमें अनुनाद भी प्रदर्शित करेगा। तो इसके दो कारण हैं स्ट्रॉन्ग होने के। वो दो कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट, प्रबल प्रेरण प्रभाव और अनुनाद प्रभाव। अब अपन बात करें पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है उसमें, तो इसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करेगा, लेकिन ये प्रेरण प्रभाव कम होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन। तो अपन कहेंगे दुर्बल प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करता है प्लस अनुनाद प्रदर्शित करता है। अब पैरा पोजीशन का जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना है वो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं आएगा, इसमें केवल प्रेरण प्रभाव आएगा। जो ऋण आवेश है वो पहले, तीसरे और पांचवें कार्बन पे जाएगा, जबकि नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है चौथे कार्बन पे, इस पे रेजोनेंस नहीं आएगा। इसीलिए इसकी अम्लता पैरा के कंपैरिजन में कम है। कई बार इन्हीं दोनों का कंपैरिजन पूछ लेते और कई बार आपको चारों के फॉर्मूला देके कहते हैं कि आप इसकी अम्लता बताएं। बेंजोइक एसिड सबसे कम है इस सीरीज में, तो इनको आप कैसे प्रदर्शित करोगे? ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड ग्रेटर देन पैराबेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, and paranitrobenzoic acid is more acidic as compared to metanitrobenzoic acid, and metanitrobenzene is more acidic as compared to benzoic acid। तो ये इसका क्रम है। इसके साथ ये आज का ई लेक्चर आपका ये पूरा होता है। इसमें से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन अलग अलग छोटे छोटे नंबरों में पूछे जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लें। जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे वीडियो, सारा टीचिंग मटेरियल वीडियो की फॉर्म में यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उन्हें देख सको। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।